जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है, मुद्दे होते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं, आपको समझाए जाते हैं। और पेंशन पे जो प्रॉब्लम चलती है पेंशनर की, उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से एक बार फिर से पूर्व सैनिकों को कल का आमंत्रण, 21 जनवरी का, स्थान जंतर मंतर, सुबह 10 बजे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से साबका सैनिक संघर्ष समिति ने आपको जोड़ा है, कल का आमंत्रण दिया है कि आप वहां पे जाएं और अपनी एक आवाज बनकर भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि एक ना एक दिन भारत सरकार आपकी बात सुनेगी। तो इसलिए आपको एक आवाज बनना है, एक मुट्ठी बनना है, एकता दिखानी है। तो एक बार फिर से साबका सैनिक संघर्ष समिति ने आपको बुलावा दिया है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास या फिर कहीं और जगह से आना चाहते हैं, तो आप कल पधारिए जंतर मंतर पे सुबह 10 बजे से। तो आगे की जो रणनीति है साबका सैनिक संघर्ष समिति की, वो आपको समझाएगी कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने कुछ सुना नहीं है। तो सुनवाने के लिए, मांगे मनवाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो आप कल आइए जंतर मंतर पे सुबह 10 बजे 21 तारीख को। फिर दोस्तों एक और पॉइंट है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम सबसे पहले आंदोलन में भाग लेंगे, फिर हम जाएंगे 22 तारीख को रामलला प्राण प्रतिष्ठा में। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले आप कल की तारीख को जाइए जंतर मंतर पे, पूर्व सैनिकों का साथ दीजिए जो वहां पर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो पहले आपको वहां जाना है, उसके बाद फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है आंदोलन में भाग लेना। आपकी आवाज भारत सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आप एक होंगे, एकजुट होंगे। तो एकता बनाए रखिए और आंदोलन में भाग लीजिए। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन 24,825 किन रैंकों को मिलेगी? दोस्तों, काफी पेंशनर कमेंट करते हैं कि सर हमें एमएससीपी मिलेगी, लेकिन 24,825 कैसे मिलेगी, हमें किन रैंकों को मिलेगी? दोस्तों सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन यानी 24,825 उन रैंकों को मिलेगी जो एमएससीपी के लिए एलिजिबल है। कैसे, ये देखिए। सिपाही को मिलेगी 24,825, नायक को, हवलदार को, ऑनरी नायब सूबेदार को, यानी ये रैंक हैं जिन्हें 24,825 पेंशन मिलेगी। अब कैसे मिलेगी, कौन एलिजिबल है, किसे मिलेगी? इन सभी रैंकों को लागू है एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन 24,825। क्वालिफाइंग सर्विस इन रैंकों की होनी चाहिए 24 साल से ऊपर, 2006 के बाद आने चाहिए, तभी आप ये पेंशन ले पाएंगे 24,825। और दोस्तों इनका जो एरियर है, अगर आप सिपाही का देखें, नायक का देखें, हवलदार का देखें, तो डिफरेंस इनका ज्यादा है अपनी पेंशन का और 24,825 का, तभी इनका एरियर भी ज्यादा बनता है। किसी का 2 से 3 लाख एरियर है, किसी का 3 से 4 लाख एरियर है, किसी का 4 से 8 लाख तक का भी एरियर है। इतना एरियर है दोस्तों एमएससीपी का। तो इन रैंकों को तो ज्यादा एरियर मिलेगा, सिपाही, नायक, हवलदार। ऑनरी नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो आरओपी 2 में वो है 23,750, और यहां पे हो रहा है 24,825। तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए एरियर भी कम है। लेकिन सबसे ज्यादा एरियर है सिपाही, नायक और हवलदार का। तो इनको अगर एमएससीपी लेनी है नायब सूबेदार की, 24,825 लेना है, तो ये 2006 के बाद आने चाहिए। और इन सभी रैंक की क्वालिफाइंग सर्विस 24 से ऊपर होनी चाहिए, 24 साल से ऊपर होनी चाहिए, 24 से ऊपर, तभी इनको 24,825 मिलेगी, ये कंफर्म है। अब दोस्तों इसमें जो एरियर है वो 2 पीरियड का है, एक है सर्विस पीरियड का, दूसरा है रिटायरमेंट के बाद का। जो सर्विस पीरियड का एरियर है वो आपको प्रोवाइड करेगा पीओआर, पे एंड अकाउंट ऑफिस, और रिटायरमेंट के बाद का जो एरियर है वो आपको प्रोवाइड करेगा आपका पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, जैसे स्पर्श हो गया, बैंक हो गया, सीपीपीसी हो गया। चूंकि पेंशनर का अब स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो अब स्पर्श पे करेगा, लेकिन सर्विस पीरियड का आपको प्रोवाइड करता है पीओआर। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। बैंक सीपीपीसी ने कहा पेंशनर को, हमने एरियर दे दिया 568 का,
अब नहीं मिलेगा कुछ भी। अब पेंशनर क्या करेंगे दोस्तों? कुछ पेंशनर हैं जिन्होंने 5-6 सेट के लिए कार्रवाई करी सीपी ग्राम के थ्रू, जिसमें स्पर्श ने लेटर भी भेजा बैंक सीपीपीसी को कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाइए 5-6 सेट का, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए। लेकिन बैंक ने साफ कह दिया कि हमने एरियर पे कर दिया पेंशनर को 5-6 सेट का, लेकिन पेंशनर कह रहा है कि हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया, हमें तो मिला नहीं। दोस्तों अगर आपको बैंक ऐसा कहता है, सीपीपीसी ऐसा कहता है कि हमने एरियर पे कर दिया, तो उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि इस तारीख को इतना अमाउंट क्रेडिट करा, या फिर आप अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करिए कि जो वो कह रहे हैं कि हमने एरियर दे दिया उसकी एंट्री कहां है, पासबुक में वो अमाउंट आया या नहीं आया। उनसे डेट पूछिए कि आपने किस साल को वो क्रेडिट किया, कौन सी डेट को वो क्रेडिट किया, कौन से महीने में वो क्रेडिट किया, वो डेट पूछिए उनसे। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए जो आपके खाते में आया है वो आपकी पासबुक में दिखेगा, एंट्री दिखेगी उसकी क्रेडिट की कि ये आपके इस ईयर में आया है, इस महीने आया है, इस डेट को आया है। अगर नहीं मिला तो फिर बैंक सीपीपीसी बना के देगा वो पूरा एरियर। तो अगर बैंक ऐसा कह रहा है कि हमने पे कर दिया तो उससे उनकी स्टेटमेंट मांगिए, स्टेटमेंट मांगिए उनसे कि आपने कब दिया। फिर दोबारा इस पर से एक और लेटर फॉरवर्ड करवाइए। तो इस तरीके से आपको फिर एरियर मिलेगा, क्योंकि कई बार सीपीपीसी बैंक आपको बताता नहीं है। हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड छूट गया हो या फिर बोल रहे हो कि हमने पे कर दिया, लेकिन एक बार उनसे सर्टिफिकेट लीजिए, वो डेट पूछिए कि कब आपने दिया, ताकि हम अपनी पासबुक चेक कर सकें कि कब आपने पे कर दिया। अगर वो नहीं आया तो फिर आप कार्रवाई करें, हमें दिलवाइए एरियर स्पर्श के थ्रू। तो दोस्तों ये सब कहानी है, लेकिन बैंक सीपीपीसी आपको टरका नहीं सकता, मना नहीं कर सकता कि हम आपको नहीं देंगे, देना पड़ेगा उन्हें। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एफएमए का पैसा कब बढ़ेगा, 1000 से बढ़कर 3000 या 5000 कब होगा? दोस्तों ये मामला अभी भारत सरकार के अधीन है, और ज्यादातर उनका बढ़ेगा जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जैसे गांव में, देहात में, जहां पे ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, दवाखाना नहीं है। तो उस एरिया में पेंशनर का मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जा सकता है। तो लगभग 5000 रुपए या 3000 रुपए करा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये मामला भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के पास है। और अगर सभी पेंशनर को इसका हक लेना है तो फिर भारत सरकार को कुछ गाइडलाइन निकालनी पड़ेगी अलाउंस बढ़ाने के लिए, तभी आपका बढ़ सकता है। वैसे दोस्तों पहले 300, 500 फिर 1000 इस तरीके का फायदा मिलता था, पहले उससे कम भी मिलता था। तो कई पेंशनर कहते हैं क्या मेडिकल अलाउंस का 2.57 किया गया? जैसे 500 रुपए था तो क्या उसका 2.57 करके हमारा 1000 रुपए किया गया? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। 2.57 जो फैक्टर है वो आपका सिर्फ पेंशन में इस्तेमाल हुआ, एमएसपी पे इंक्लूड हुआ, मिलिट्री सर्विस पे। जैसे पहले 2000 था तो उसका 2.57 कर दिया, जैसे पेंशन बढ़ाने के लिए या फिर एमएसपी बढ़ाने के लिए 7 सीपीसी में। लेकिन एफएमए का पैसा बढ़ाने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं हुआ है, और ये पहले से चलता आ रहा था। तो दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा एक तरीके का ये अलाउंस है, तो ये भारत सरकार कभी भी आपका बढ़ा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से पे कमीशन बैठेगा तब आपका बढ़ेगा, कभी भी बढ़ सकता है, एक तरीके का अलाउंस है। जिस तरीके से आपकी एमएसपी बढ़ सकती है उसी तरीके से आपका अलाउंस भी बढ़ सकता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई बड़ी बात है। तो जब टाइम आएगा या फिर कोई सही समय आएगा भारत सरकार के पास, तो आपका मेडिकल अलाउंस का भी पैसा बढ़ जाएगा, फिर आपको नया जो बढ़ा हुआ पैसा है फिर वो आपको देखने को मिलेगा पेंशन पे। लेकिन ये फिलहाल मामला अभी भारत सरकार के पास है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपनी पेंशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।